Hello everyone, my name is Pawan Kamboj and I welcome you all to the Northeast PSC. So, I teach various subjects at Northeast PSC, specifically GS part. So, आज के टॉपिक हम सूफिज़म कवर करेंगे और सूफिज़म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक और आज का क्या रेलेवेंस है सूफिज़म का, सारा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक बात की जाए नॉर्थ ईस्ट पीएससी की, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने घर के अंदर बैठे हुए अपने प्रीमाइसेस में अपने कंफर्ट में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे एलडीसी, यूडीसी, फॉरेस्टर और एपीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी हर एक एग्ज़ाम रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी चल रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल रहता है हमारे यूट्यूब पेज पे, जो कि सेम नॉर्थ ईस्ट पीएससी के नाम पे, एंड फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल रहता है। और अगर आपको कोई भी फ्री कंटेंट की नोटिफिकेशन चाहिए या लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 806765 ये व्हाट्सएप नंबर है, अमर सर का नंबर है। आप फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलता रहे एग्ज़ाम्स का, तो आप इस पर ऐड अपना एक मैसेज छोड़ के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमर सर को, अमर सर आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूफिज़म से रिलेटेड। सूफिज़म की स्टार्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा माहौल बना लिया जाए कि सूफिज़म एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ना लगे आप लोगों को, तो थोड़ा सा सूफी म्यूज़िक, थोड़ा रूहानी म्यूज़िक, उस पर स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव वाइब के नोट पे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं सूफिज़म की। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर है हमारा 8076535685। व्हाट्सएप पे अवेलेबल है नंबर, और नॉर्थ ईस्ट पीएससी का ऑफिशियल नंबर भी यही है। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एपीपीएससी के हमारे प्रीलिम्स के स्पेसिफिक कोर्स चल रहे हैं, फॉरेस्टर के स्पेसिफिक कोर्स चल रहे हैं, ACF, UDC, LDC, MTS, ADO, HDO सबके कोर्सेज चल रहे हैं और ब्रांड न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं PGT, TGT के लिए। एंड हमारा जो फोर्टे है वो है हमारे करंट अफेयर। हम करंट अफेयर पे स्पेशल हमारा फोकस करते हैं। करंट अफेयर से डेडिकेटेड डेली के लेक्चर्स होते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, एंड थ्रू आउट नॉर्थ ईस्ट। इवन आप बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स है उनसे भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, करंट अफेयर नॉर्थ ईस्ट पीएससी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही क्रिस्प करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सूफिज़म के बारे में डिस्कस करेंगे। सूफिज़म और भक्ति मूवमेंट दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, तो एक तरफ स्टार्ट करते हैं। सूफिज़म एक्चुअली में मिडिवल पीरियड में इंडिया में सूफिज़म और भक्ति मूवमेंट दोनों का राइज हुआ। मिडिवल पीरियड यानी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए द हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री इन इंडियन हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। सो उनके अपने अपने क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया पे हम नहीं जाएंगे, आज फोकस करेंगे सूफिज़म पे। सो मिडिवल इंडिया का अराउंड 700 से लेके 1700 तक ये जो पीरियड है इसको मिडिवल पीरियड कहते हैं। एंड इसी के बीच में सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट दोनों स्टार्ट होते हैं, और कैसे वो आज एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनका फॉर्म क्या है, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, उसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। सो एक लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सूफी से रिलेटेड, और ये एक लेक्चर आपको सफाइस कर देगा, आप सारे A to Z क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे सूफिज़म से रिलेटेड, और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है। सूफिज़म एक्चुअल में ये मिस्टिक थे जिनको आप फ़कीर कहते हैं। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे आपको कपड़े पहने हुए लोग दिख जाएंगे, या मूवीज़ में आपने बॉलीवुड में तो अलग सा दिखाया जाता है सूफीज़ को। सो ये मिस्टिक हैं, फ़कीर हैं, या जो ऐसे पर्सन हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है गॉड के साथ। सो ये क्लेम इनका यही रहता है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ, और
हम गॉड के साथ वाइब करते हैं, और ये गॉड और ह्यूमन का रिलेशनशिप इनके नज़रों में दो लवर्स का होता है। तो ये इक्वल समझते हैं मोस्टली सूफीज, एक इंडिविजुअल और एक गॉड को। वो कोई डिफ्रेंसिएशन क्रिएट नहीं करते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हैं वो एक्चुअल में मानते हैं कि गॉड और इंडिविजुअल जो है वो उनका रिलेशन कभी भी इक्वल्स का नहीं हो सकता। तो आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि गॉड सुप्रीम है और इंडिविजुअल एक स्लेव की तरह है। बट सूफीज का कॉन्सेप्ट अलग है। सूफीज मानते हैं कि गॉड एंड इंडिविजुअल लवर्स की तरह हैं, और एक एगैलिटेरियन सोसाइटी पे बेस बात करते हैं जो कि यूनिवर्सल लव की बात करती है। सेम इस्लाम में जो एसोसिएटेड था सूफी मूवमेंट, एंड ऐसा ही मूवमेंट हिंदू रिलीजन से जो एसोसिएटेड था उसको भक्ति मूवमेंट कहते हैं। सो जैसे यहाँ पे सूफी मूवमेंट फोकस करता है यूनिवर्सल लव में, वैसे ही भक्ति सेंट्स भी फोकस करते थे यूनिवर्सल लव में। और वो बोलते थे कि भक्ति करने से ही आपको भगवान अटेन होगा, भगवान को अचीव कर पाएंगे आप। भक्ति सेंट भी सारे इंडिविजुअल्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ उनकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है, सब बराबर समझते थे। सो ये हमारा लेक्चर रहेगा स्ट्रिक्ट टू सूफी। नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड होगा तब उसमें हम भक्ति मूवमेंट के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सूफीज़म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक बेसिक आइडिया आप लोगों को कि ये सूफी संत हैं आपके, और ये निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। उसके अलावा सूफ़ी कौन है? सूफ़ी तो सूफ़ी जो इंसान है या जो सूफ़ी संत हैं उनके आप थॉट से ही पहचान लोगे कि ये सूफ़ी बातें कर रहा है, रूहानी बातें कर रहा है, गॉड से कनेक्शन वाली बातें कर रहा है। एक बहुत फेमस सूफ़ी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में इनकी दरगाह है। सो उनके एक कोट है, अ फ्रेंड ऑफ गॉड मस्ट हैव अफेक्शन लाइक द सन, व्हेन द सन राइजेस इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू। सो आपको इस थॉट में ही एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड लव की बात टोटली क्लियर हो रही होगी। अब सूफी मूवमेंट की बात करते हैं। सो इनिशियली कोई भी रिलीजन जब स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, या आप सिखिज्म की बात करते हैं, या आप हिंदुइज्म की बात करें, या कोई और रिलीजन की बात करें, तो लेमैन टर्म में आप किसी से पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं इसको कर दूं तो धर्म मतलब होता है वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। कि इस सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हर एक रिलीजन अपने बिहाफ पे अपने आप में कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में आप इस तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हैं और ये सॉल्यूशंस हैं। और जब वही सॉल्यूशंस कोडिफाई हो जाते हैं तो वही रिलीजन की फॉर्म ले लेते हैं कुछ टाइम बाद। तो क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, हिंदुइज़म, या आप पारसी का ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप बुद्धिज़्म ले लीजिए, जैनिज़्म ले लीजिए, कोई भी कल्चर ले लीजिए, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें एक वे ऑफ लिविंग अ लाइफ ही हैं। सो इनिशियली कोई भी रिलीजन जब स्टार्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रेशनल होता है, लॉजिकल होता है, बिकॉज वो किसी ना किसी आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के बीच में, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा लूट एंड प्लंडर हो रखा है, ऐसी सिचुएशन में ही रिलीजन का स्टार्टिंग होती है एंड वो रेशनल और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ब्लाइंड फॉलोइंग स्टार्ट हो जाती है एंड वो रेशनैलिटी हल्के हल्के ख़त्म हो जाती है और ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक रिलीजन में रिचुअल में की जाती हैं, बट उसके पीछे की साइंस या लॉजिक क्या है वो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हुई है, पास ऑन हुई है वन जनरेशन टू अदर। उसके पीछे का रेशनल लॉजिक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो लॉजिक इनिशियल जनरेशन तक ही रह गया। अभी सिर्फ रिचुअल्स और ये जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है ये पास ऑन हो गए। सो एक टाइम के बाद जो हायरार्की में ऊपर वाले लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि उस रिलीजन को आगे पास ऑन करना है, या जो उस रिलीजन से बेनिफिट हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से रिलीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्टली ये वही लोग होते हैं जो हायरार्की में ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिखिज़म में भी आप देखिए
तो सिखिज़्म में रिलीजन गुरु नानक देव की आइडियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था, या जो लोगों ने नहीं भी पढ़ा है या जो लोग नहीं भी जानते उनको भी पता होगा कि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। इस आइडिया पे स्टार्ट हुआ रिलीजन भी आपका कुछ टाइम बाद ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, तभी अकाली मूवमेंट और नामधारी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। वो ऑर्थोडॉक्स इसलिए होता है कि जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो पाठी होते हैं, वो अपने हिसाब से रिलीजन को चलाना चाहते थे और वो गरीब लोगों को एंट्री नहीं देते थे गुरुद्वारे में, या अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना चाहते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा कभी भी रिलीजन में। कभी XYZ लोग अगर पावरफुल हो जाएंगे तो अपने हिसाब से रिलीजन को चलाने की कोशिश करेंगे। तब ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट आ जाता है, और ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट को हमेशा करेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट हुआ स्टार्ट, इस्लाम में ऐसे ही सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिखिज्म में नानकपंथी और नामधारी मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, कूका मूवमेंट, ये सब स्टार्ट हुए। तो ये करेक्शन है जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट आ गए। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रिजिडिटी। कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत बेसिक में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपके फोरफादर इस रूट पे चलते थे, एंड इस रूट पे फॉर इंस्टेंस वो कहीं दूर जाके कहीं पूजा अर्चना करते थे, और वो पूजा अर्चना किसी लॉजिकल रीज़न से भी कर रहे हो या किसी ऐसे पेड़ की भी कर रहे हो जो उस टाइम का लॉजिक जस्टिफाई करता हो। बट अब 2 जनरेशन 3 जनरेशन बाद मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आप लोग भी उस पेड़ की या उस चीज़ की पूजा कर रहे हो, बट वो जो रैशनल था, जो लॉजिक था, वो शायद अब आप लोगों को ना पता हो। सो अब ऑर्थोडॉक्सिटी आ गई है इस कॉन्सेप्ट में भी। सो स्टिक करते हैं, वापस चलते हैं इस्लाम पे। इस्लाम में भी यही हुआ। इस्लाम में जो ओरिजिनल रेशनल एलिमेंट थे वो 7th सेंचुरी में इस्लाम का राइज होता है बाय प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट साहब एक रेशनल और एक प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी देते हैं, बट जो जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस्लाम को दूर दूर तक लोगों को के पास ले जाएं, जो ऑफिस बियरर होते हैं इस्लाम के, या जो डायनेस्टीज एसोसिएटेड होती हैं, वो कुछ टाइम बाद ऑर्थोडॉक्स हो जाती हैं। वो सारी पावर अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। सो इसके बाद हल्के हल्के रेशनल एलिमेंट चले जाते हैं, और जो डोमिनेशन है रेशनलिस्ट का वो कम हो जाता है, और ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट उठने लग जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट अपनी सारी आइडियोलॉजी बेस करते थे कुरान और हदीस पे। कुरान रिलीजियस टेक्स्ट है इस्लाम का, और हदीस कमेंट्री है, कमेंटेटरी जो होती है वो कुरान के ऊपर की कमेंटेटरी है। एंड कमेंटेटरी के ऊपर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कमेंटेटरी इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड करती है। अगर इंडिविजुअल लिबरल है तो वो एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बुक में से भी लिबरल कंटेंट ले आएगा, और अगर जो कमेंटेटर है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है तो वो लिबरल बुक में को भी ऑर्थोडॉक्स बना देगा। सो हदीस पे कमेंटेटरी यानी कुरान पे कमेंटेटरी करने वाले लोग भी वही थे जो ऑर्थोडॉक्स थे। सो ऑर्थोडॉक्सिटी आ गई, ओल्ड स्कूल आ गया, रिजिडिटी आ गई कि आपको नमाज पढ़ना ज़रूरी है या ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। उसके पीछे का रेशनल लॉजिक ख़त्म हो गया। रेशनलिस्ट को ऑर्थोडॉक्स ने ये अक्यूज़ किया कि आप लोग स्केप्टिज्म और अथीज्म फैलाते हैं, आप लॉजिक की बात करते हैं, मोनिज्म की बात करते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और इससे सिर्फ और सिर्फ नास्तिकता बढ़ती है, अथीज्म बढ़ता है। और गॉड और जो क्रिएटेड वर्ल्ड है वो रेशनलिस्ट कहते थे कि एक ही है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स कहते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, गॉड और इंडिविजुअल एक हो ही नहीं सकते, उनके बीच में बहुत डिफरेंस है। गॉड बहुत ज़्यादा महान है, इंडिविजुअल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है गॉड के साथ। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ऑर्थोडॉक्स वर्सेस रेशनल। ऑर्थोडॉक्स आप समझ लीजिए कि वो लोग जो पुराने तौर तरीके से खुश हैं, जो लॉजिक की बात नहीं करते, और रेशनल यानी जो लॉजिक की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं, मॉडर्न होने की बात। तो फॉर इंस्टेंस 377 पे आप व्यू ले लीजिए, आपको ऑर्थोडॉक्स और रेशनलिटी का मतलब समझ आ जाएगा। 377 के हिसाब से जो सेक्शन 377 था जो LGBTQ के साथ रिलेटेड था,
तो ऑर्थोडॉक्स का व्यू था कि नहीं, ये 377 अननेचुरल है, एंड रेशनल कह रहे थे कि हाँ ये नेचुरल है, क्योंकि इनकी जो अराइवल है या जो इनकी एग्जिस्टेंस है वो भी नेचर ने डिसाइड की है। सो ये होता है ऑर्थोडॉक्स, यानी वो पुराने तरीके से जो चीजें चली आ रही हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं, वो चेंजेस नहीं चाहते। सो बैकग्राउंड की बात करते हैं। सो इस्लामिक मूवमेंट में जब इतनी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट आ गए तो इसका एक कोर्स करेक्शन भी आएगा। जब चीजें बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगी, जब बहुत ज्यादा हार्ड रूल्स हो जाएंगे, सो हार्ड रूल्स को चैलेंज करने वाले कुछ समझदार लोग आएंगे। सो वो जो समझदार लोग थे उन्होंने अपनी अलग यूनिक टाइप की आइडियोलॉजी दी, उसी को सूफी मूवमेंट कहते हैं। तो द मिडिवल पीरियड विटनेस द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट। उसमें कुछ मिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ रिलीजियस कल्ट थे, कुछ एटीट्यूड थे। तो जो मिस्टिसिज्म वाला पार्ट है, जिसमें फ़कीर वाला पार्ट है, फ़कीर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और रिलीजन का प्रोपोगेशन करते रहते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये मिस्टिसिज्म वाला बात जो है ना, ये सूफी कहलाए गए और इस प्रोसेस को सूफीज्म बोला गया। इनका एम, आपको ये ध्यान रखना, एम क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड मैन। यानी आपको किसी रिलीजियस प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए गॉड के साथ। अगर आपका अंदर से हार्ट प्योर रहेगा, दिल साफ है, तो आपको ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं इन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे बैठे ही गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री विच लाइज विद इन इस्लाम। तो ये सूफी मूवमेंट इस्लाम की बात कर रहा है, तो इसलिए इस्लाम टर्म मेंशन्ड है। तो क्या ये इस्लाम मूवमेंट में जो सूफीज्म है ये यूनिक था कि ये ऐसे मूवमेंट सिर्फ इस्लाम में आते हैं? नहीं, ऐसे मूवमेंट हर एक रिलीजन में आते हैं, और हर एक रिलीजन में एक टाइम ऐसा आता है जब मिस्टिसिज्म आता है। तो इस्लामिक मिस्टिसिज्म का नाम दे दिया गया सूफीज्म, जो कि नेचुरल डेवलपमेंट था इस्लाम के अंदर से ही, क्यूरेनिक पीटी से ही अपने आप को डेवलप कर रहा था। सो सूफीज्म एक्चुअल में इस्लाम के ही लिबरल थॉट्स को म्यूजिक के रूप में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में पेश कर रहा था। तो कोई ये सेपरेट रिलीजन नहीं था, सेम इस्लाम में ही करेक्शन रिलीजन था, आप कह लीजिए करेक्शन मीजर था। एंड वाई मैंने आपको बता दिया, वाई क्यों हुआ? क्योंकि रिजिड हो गया था इस्लाम, हार्ड हो गया था, ऑर्थोडॉक्स हो गया था, बहुत ही ज़्यादा राइट रिचुअल्स के ऊपर फोकस आ गया था। सो इसलिए एक नया वे आना ही था। वाई आपको समझ में आ गया। तो ये जो सूफी थे ये रिचुअल और ऑर्थोडॉक्स इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे, ये मॉडर्न लिबरल चीज़ों को फॉलो करते थे। तो थोड़े मॉडर्न थे, थोड़े लिबरल थे, लिबरल इन द थिंकिंग लिबरल थे। बट अगर आप वैसे रेशनल के साथ कंपेयर करें तो रेशनल नहीं थे ये। देखिए रेशनल नहीं थे, तीन आप, ऑर्थोडॉक्स, सूफी, रेशनल। रेशनल वो है जो प्योर साइंस की बात करता है, प्योर लॉजिक की बात करता है। ऑर्थोडॉक्स जो टोटली आउटर जो भी रिचुअल आप बाहर से कैसे करते हैं, माथा कैसे टेकते हैं, पूजा करते हैं नहीं करते, हवन करवाते हैं या नहीं करवाते, आप फ्राइडे की प्रेयर में जाते हैं नहीं जाते, चर्च डेली विजिट करते हैं नहीं करते, या गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं नहीं टेकते, ये सब आउटर जो चीज़ें हैं वो ऑर्थोडॉक्स हो गई। और इनर चीज़ें स्पिरिचुअल हो गई, सूफी हो गई। जैसे अंदर कनेक्ट, आपका दिल कैसा है, साफ है या नहीं है, आप अपने अंदर किसी के लिए बुरी चीज़ें, बुरी थिंकिंग रखते हैं नहीं रखते, ये सब सूफीज़म हो गए। तो ऑर्थोडॉक्स और सूफीज़म दोनों एक्चुअल में ओल्ड स्कूल हैं। रेशनल बिल्कुल अलग है जो प्रॉपर लॉजिक की बात करता है, बट सूफी एक चीज़ करता है, एक चीज़ इंश्योर करता है कि जो ऑर्थोडॉक्स ने रिलीजन में प्रेयर टफ कर दी थी, पूजा करना बहुत टफ कर दिया था, सूफी उस प्रेयर को इजी करता है, वो कनेक्शन को इजी करता है, वो सिंप्लीफाई करता है हर एक चीज़ को, रिलीजन को सिंप्लीफाई करता है। वो अलग अलग एलिमेंट से रिलीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, बट वो अपने आप में टोटल रेशनल नहीं है। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग रिलीजन वो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट से थोड़ा बेटर दिखता है,
एंड कुछ चीज़ों में बहुत बेटर करेक्शन भी दिखाते हैं, जैसे प्रेयर कैसे की जाए। तो प्रेयर में वो कहते हैं कोई पैसे कोई दान वान की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्ट इस्टेब्लिश करिए। तो मूव ऑन करते हैं, काफ़ी डेप्थ में चले गए। अब ये वर्ड सूफिज्म आया कहाँ से, तो हमने डिस्कस कर लिया वाई। अब बात करते हैं वेयर, सूफिज्म कहाँ से आया वर्ड। तो अरेबिक वर्ड है सूफ, मीनिंग वूल। तो इनिशियली सूफी ना मोटे वूल के कपड़े पहनते थे, तो वहीं से वर्ड आया सूफ, और उसी का एक्सटेंडेड वर्ड है सूफी। और दूसरा बोलते हैं, कई हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि सूफ से नहीं आया, ये सफ़ा से आया है, और सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी। तो क्योंकि सूफी अपने इनहेरेंट हार्ट प्योर रखते हैं, तो इसलिए ये टर्म आ गया सफ़ा से सूफी। तो हमने डिस्कस कर लिया वाई, और जो टर्म है वो वेयर, वो टर्म कहाँ से आया। अब हम इसकी फंक्शनिंग के ऊपर बात करेंगे, और कुछ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इनिशियली जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट की, इनिशियल सूफी सेंथ की बात करें, राबिया मंसूर अल हलाज की ने स्टार्ट की, और इनका फोकस था बॉन्ड गॉड और इंडिविजुअल के बीच में। सो इनिशियली जब सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो स्ट्रिक करता था टोटल इस्लामिक वर्सेस के ऊपर, इस्लाम की ही कुछ वर्सेस उठा के उन्हीं को डिकोड करके, उनको ही डिकोड करके लोगों को बोला कि जो अल्लाह है वो नहीं चाहते कि आप एक दूसरे से दुश्मनी रखें, इक्वलिटी रखें, भाईचारा रखें, आप एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें। सो इनिशियली कुरान और हदीस के ऊपर ही बेस्ड था, बट जैसे ही सूफी मूवमेंट इंडिया आया या और सारी जगहों पे गया, तो क्रिश्चियनिटी, जोरोएस्ट्रियनिज्म, बुद्धिज़्म या वेदांता और योगा, इन सब के आइडिया और कॉन्सेप्ट को भी मैच किया गया, मिक्स किया गया। सो इन सब को थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट किया गया इनमें से पार्ट, और एक मॉडिफाइड सूफी वर्जन एक्सेप्ट तैयार किया गया जिसको मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर सके। सो मिस्टिसिज्म वर लुक्ड अपॉन विथ डिसफेवर बाय द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। तो मुस्लिम जो फंडामेंटलिस्ट हैं, यानी जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो डिसफेवर से ही देखेंगे। तो इसलिए इनिशियली जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा तो एक या दो जनों ने स्टार्ट किया होगा, या उनके 10 फॉलोवर भी होंगे, बट ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट की बात करें तो वो लैक्स में है। तो इनिशियली किसी ने भी ऐसी बात की तो ये 10 लोग 12 लोग, इनको एक्सिक्यूट करा दिया गया। इनको बोला गया तुम कैसे अथीज्म फैला रहे हो, तुम गलत बातें फैला रहे हो, ठीक है। और भीड़ ने इकट्ठा होकर मॉब लिंचिंग, इनको एग्जीक्यूट करा दिया गया। सो सूफी और ऑर्थोडॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। सूफी कहते हैं मिस्टिक इंटरप्रिटेशन, जादू और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक्सटेसी, इंटरनल कनेक्ट, इन सब की बातें करते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बात करते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन की, यानी जैसे किताब इस्लाम में लिखा हुआ है कि ऐसे नमाज करनी चाहिए, ऐसे हाथ करना चाहिए, ऐसे क्या नाम है, ये काम करने चाहिए। तो वो जो आउटर वर्ल्ड में जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जैसे आप कर रहे हैं और मैं आपको देख के जिस चीज़ पे नोटिस कर सकता हूँ कि आपने ये किया या नहीं, कि आपने स्कूल में आके खेले या नहीं खेले, वो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हो गया। यानी जो आउटर चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंडक्ट पे बात कर रहे हैं, ब्लाइंड ओबीडियंस बात कर रहे हैं, रिचुअल की। सिंगिंग और डांसिंग इसीलिए अलाउ नहीं है क्योंकि इनका मानना है कि गॉड और इंडिविजुअल में स्लेव का रिश्ता है। तो क्या स्लेव और गॉड आपस में गाना वगैरह गा सकते हैं? नहीं। वहीं सूफी कहते हैं कि इनर प्योरिटी, रिचुअल और राइट्स नहीं करने चाहिए, लव से ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। और क्योंकि इंडिविजुअल और गॉड एक लवर की तरह है, एक प्रेमी है, एक जो इंडिविजुअल है वो भगवान के प्रेमी है, तो इसलिए वो भगवान को खुश करने के लिए गाना गा सकता है, डांस कर सकता है। भगवान की प्रेजेंस में एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी में आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो फ्री अपने आप को करता है, एकदम ओपनली डांस करता है। सो सिंगिंग एंड डांसिंग क्यों अलाउड है? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन गॉड और इंडिविजुअल के बीच में लव का है। देन फंक्शनिंग ऑफ सूफी, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए कि सूफी एक्चुअल में करते क्या थे। तो सूफी डेवलप जो हुए वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हुए, और इंडिया में सऊदी अरब वगैरह इन सब जगह से इस्टेब्लिश हुए। सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंडिया में डेवलप हुआ बाद में। लेकिन एक करेक्टरिस्टिक्स, जो एक बेसिक जो आइडियोलॉजी है, जो बेसिक फंक्शनिंग है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आप ये समझिए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये करप्टेड है, उन सूफीज का मानना है। और अपने आप को गॉड के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है, ये और ये
कनेक्ट करने के लिए आपको एक पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। उस पाथ का नाम इन्होंने बताया है तरीका। तरीका फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। पाथ में आपको बहुत सारी चीज़ें अलाउ होंगी, बहुत सारी चीज़ें करना अलाउ नहीं होगा, तो बहुत सारे डू एंड डोंट्स होंगे। तो वो पाथ फॉलो करते टाइम आपको जो करने होंगे, और वो कैसे डू एंड डोंट्स हैं कि आपने किसी को मारना नहीं है, परेशान नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो मॉरल कंडक्ट से रिलेटेड चीज़ें। सो इस पाथ का नाम है तरीका, और आपको पहुंचना है डिवाइन रियलिटी पे, जिसको बोला गया है हकीकत। सो हकीकत वो पोजीशन है, वो प्लेस है जहाँ पे आपका डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा गॉड से। तो ये हकीकत, हकीकत रियलिटी जिसको कहते हैं डिवाइन रियलिटी। तो डिवाइन रियलिटी आपका फाइनल गोल है, गोल पोस्ट आपका हकीकत पहुंचना है। और इसको पास करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेजेस से पास करना होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एग्जांपल, मारियो में जब आप लेवल अप करते हैं तो आपकी पावर बढ़ जाती है, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया। तो वैसे ही लाइफ के बहुत सारे स्टेज हैं जिसमें आप कुछ अच्छा करेंगे तो आप वो स्टेज जंप करेंगे। बट अब आपको बताएगा कौन कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आपको जज और गाइड करने के लिए एक गुरु है जिनको शेख बोला जाता है। शेख या पीर या मुर्शिद, ये आपके गाइड हैं, ये गुरु हैं। इनका काम है आपको गाइड करना, ठीक है। और ये इंडिविजुअली हकीकत पे खुद पहुंच चुके हैं, इनको डिवाइन रियलिटी हासिल हो चुकी है, अब ये दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये शेख, पीर और मुर्शिद का कॉन्सेप्ट हो गया। और इस पाथ पे जो आप चल रहे हैं, जिसको डिवाइन रियलिटी चाहिए, जिसको गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, उसको कहते हैं मुरीद। सो सम अप करते हैं कि एक मुरीद एक इंडिविजुअल है जो गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो वो जाएगा शेख के पास, पीर के पास, मुर्शिद के पास या गुरु के पास। देन गुरु बताएगा कि आपको ये करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये पाथ आपको फॉलो करना है। जो गुरु बता रहा है पाथ फॉलो करने के लिए, उस पाथ को कहते हैं तरीका। एंड जब आप सक्सेसफुली सारा पाथ कर लेंगे तो आप एक जगह पे पहुंच जाएंगे जिसको कहते हैं हकीकत। एंड ये जो हकीकत है, ये कोई रियल प्लेस नहीं है, ये सब आपका माइंड में चल रहा है, आपकी ग्रोथ माइंड की हो रही है। तो ये जो तरीका भी है, ये माइंड के लेवल पे आप डेवलप हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस है सूफी का। और इन सारी प्रोसेस में आप इंगेज रहें, आप तरीके वाले पाथ से डेविएट ना हो, आप ये वाले पाथ को छोड़ के इधर वाले पाथ में ना जाएं। इसलिए म्यूज़िक, डांसिंग और स्पिरिचुअल गुरु सबका कॉन्सेप्ट है, ताकि आप एक ही जगह पे चलते रहें, एक ही पाथ पे आगे मूव करते रहें। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं ये लोग, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकेंगे। तो इसलिए सूफी समा की प्रैक्टिस करते हैं। समा यानी म्यूजिक। जैसे हमने स्टार्ट किया था रॉक स्टार मूवी में भी आपने देखा होगा, वो जो म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है कि कुन फाया कुन फाला, कि एक डायरेक्ट कनेक्ट, एक पॉजिटिव वाइब आती है। जब आप भी सुनते होंगे, आपको भी आती होगी, तो एक मिस्टिकल सेंस ऑफ एक्सटेसी आती है। अब जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गॉड और इंडिविजुअल के बीच में जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है, या जो उलेमा हैं, जो मौलवीज हैं, वो क्या कहते हैं, स्लेव्स हैं दोनों। और सूफी कहते हैं कि लवर है। तो लवर है इसलिए म्यूजिक इनके लिए ओके है, बट इनके लिए बिल्कुल ओके नहीं है। सो सूफी जो मूवमेंट था वो ग्रुप ऑफ लोगों में डिवाइडेड था, जिनको सिलसिला कहा जाता है। तो सिलसिला का एक्चुअल में इनिशियली, जैसे प्रॉफिट साहब ने कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इस्लाम को, या इनिशियली में इस्लाम को आगे बढ़ाइए। तो कुछ कैलिफेट आए, कैलिफेट के बाद सिस्टम थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो गया। देन ये सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुए करेक्शन के लिए। सो करेक्शन के लिए फॉर इंस्टेंस आप ये मान लीजिए कि जो एक इंडिविजुअल है या एक पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में स्टार्ट कर रहा है सूफी मूवमेंट। देन उनके जो डिसिपल होंगे वो प्रीच करेंगे दूसरी जगहों में जा जाके, ऐसे ही किसी और के डिसिपल्स स्टार्ट करेंगे। तो जो एक डायरेक्टली रिलेटेड लोग हो गए, ये एक सिलसिला हो गया। ऐसे ही फॉर एग्जांपल दिल्ली में किसी दूसरे इंडिविजुअल ने सूफिज्म प्रीच करना स्टार्ट किया और अपने कुछ डिसिपल रखे। सो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्कूल डेवलप हो गए।
टोटली बेसिस ऑन कि किसने स्टार्ट किया और उनके फॉलोवर एक ही स्कूल बनाते गए, एक ही सिलसिला बनाते गए। जैसे म्यूजिक में घराने का कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक ही फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, तो ये डिफरेंट सिलसिला है। और सिलसिले में आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इंडिविजुअल है, जो गुरु है, जो पीर है, जो आपको बता रहा है कि कैसे रिलीजन प्रीच किया जाता है, क्या क्या रिलीजन में किया जाता है, अगर उसको कोई चीज़ पसंद है तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा उस पूरे प्रोसेस में। और फॉर इंस्टेंस किसी दूसरे सूफी संत को म्यूज़िक पसंद नहीं है, सेकंड नंबर वाले को, तो वो अपने इंडिविजुअल को ये बोलेगा ना कि ये म्यूज़िक वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तरीका नहीं होता है, आप कैसे गॉड से कनेक्ट इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस हैं सिलसिले में, जिनकी वजह से डिस्टिंक्शन बना है, ये टोटली बेस्ड है कि वो इंडिविजुअल ने या जो सूफी संत ने जिन्होंने स्टार्ट किया वो किस चीज़ या किस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। बट ओवरऑल गोल वही है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पाथ वाला हमने बात की है। सो जो लार्जर गोल है वो यही है, बट इस गोल तक पहुंचने के तरीके में थोड़े थोड़े माइन्यूट फर्क हैं, और वो जो माइन्यूट फर्क में जो ग्रुपिंग है उन्हीं को सिलसिला कहते हैं। सो सिलसिला बेसिकली ये है कि आपको इस जगह से इस जगह जाना है, तो कोई लोग कह रहे हैं कि आपको ये पाथ फॉलो करना चाहिए, कोई कह रहे हैं ये पाथ फॉलो करना चाहिए। है ये भी सूफी, है ये भी सूफी, बट ये दोनों अपने आप में अलग है ऑन द बेसिस ऑफ सिलसिला, बस इतना ही फर्क है। तो इसलिए 12 मेजर सिलसिला में डिवाइडेड है सूफीज़म, जैसे सूरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। बट हम 4 मेजर सिलसिलास के बारे में बात करेंगे और उससे पहले थोड़ा वर्किंग की बात करेंगे। सो अभी तक हमने डिस्कस किया वाई, वेयर। तो वेयर में हमने नाम के बारे में बात किया, लेकिन उनकी फंक्शनिंग कैसे होती थी, सूफी वर्क कैसे करते थे, वो हमने अभी नहीं किया है। हाउ भी हमने नहीं किया है। हाउ में हमने प्रोसेस की बात कर ली, लेकिन बड़ा प्रोसेस क्या था, तो जैसे हम एजुकेशन के लिए स्कूल में जाते हैं वैसे ही वो प्लेस जहाँ पे सूफी रहते थे और उनके डिसिपल एजुकेशन के लिए जाते थे, एक्सटेसी वाली स्टेट में जाने के लिए जाते थे, उनको कहते थे खानका। तो खानका एक इंडिविजुअल सूफी है, उनका एक प्लेस होगा, एक कन्फाइनमेंट होगी जहाँ पे वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे, उनकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी वहीं पे बेस्ड होंगी। सो खाका की वर्किंग टोटली बेस्ड थी चैरिटी पे या इंडोमेंट पे। बिना चैरिटी के नहीं चल सकता था ये काम, क्योंकि मोस्टली जो सूफी थे वो राजा से एसोसिएटेड नहीं थे, वो चैरिटी पे ही बेस्ड थे और चैरिटी से ही काम करते थे। तो खाका में बहुत अलग अलग काम होते थे। देखिए खाका में क्या है कि अब बेसिक बात की जाए तो फॉर इंस्टेंस जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वैसे ही एक प्लेस है खाका, वहाँ पे जाके आपको कुछ चीज़ें प्रीच की जाती हैं और स्कूल में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वैसे ही खाका में आपको मॉरल चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी। उसके साथ साथ खाका बहुत सारी अलग चीज़ों में भी हेल्प करता था, क्योंकि इतनी सारी भीड़ या इतने सारे लोग एसोसिएटेड हैं, तो इसलिए इनके जो नेचर है, जो रियल लाइफ में बहुत सारे अच्छे चीज़ें भी ये लोग अडॉप्ट करते थे। उन अच्छी चीज़ों के ऊपर अगर बात करें, सो खाका में देखिए आप फॉर एग्जांपल बहुत अमीर आदमी है और कोई बहुत गरीब आदमी है, तो खाका के अंदर आप और वो इक्वल हैं, टोटली इक्वलिटी की बात होगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होगी। कोई सोशल या पॉलिटिकल लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। खाका के अंदर सब बराबर हैं, बाहर भले ही वो डिस्क्रिमिनेट करें बट अंदर सब इक्वल हैं। सो खाका स्टेट पैट्रोनेज पे डिपेंड नहीं करता था, फुतू यानी चैरिटी पे बेस करते थे, काम करते थे, एक्सपेंसेस के लिए चैरिटी बेस्ड था। खाका सारे सेक्शन और सोसाइटी सबके लिए ओपन था। इकोनॉमिक लाइफ के लिए वो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते थे, जैसे वेस्ट लैंड पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, रिलीजियस कैरेक्टर की कोई बिल्डिंग्स बना ली। तो ये सेकेंडरी वर्क था। प्राइमरी वर्क था सूफी प्रीच करना, और सेकेंडरी वर्क उसके साथ साथ फ्री टाइम पे कोई आपने शहर बसाने में काम कर लिया, या कोई कल्टीवेशन का काम कर लिया, या कोई और अच्छा काम कर लिया सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। सो खाका के दोनों टाइप के काम थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी काम। सो कुछ टर्म रिलेटेड है सूफीज़म से, जैसे तसव्वुफ यानी सूफीज़म को कहते हैं शेख, पीर, मुर्शिद, स्पिरिचुअल लीडर को कहते हैं, मुरीद डिसिपल को कहते हैं, खलीफा सक्सेसर्स को कहते हैं, समा म्यूज़िकल रिसाइटल को कहते हैं, रक्श डांस वगैरह को कहते हैं।
जिक्र भगवान के नाम को बार बार याद करने को कहते हैं, तौबा रेपिटेंस को कहते हैं, उर्स डेथ को कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपके रिलेटेड हैं सूफी मूवमेंट से। सिलसिला टोटल 12 नंबर थे और इनको मेजरली चिश्ती, कादरिया, सुहरावर्दी और नक्शबंदी, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। सो चिश्ती ऑर्डर जो स्टार्ट हुआ वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है और ये अराउंड अजमेर राजस्थान वाले एरिया में स्टार्ट किया था और स्टेट पैट्रोनेज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे, यानी टोटली बेस्ड थे चैरिटी में। सो अभी हम डिस्कस करेंगे जितने भी सिलसिले थे या जितनी भी ग्रुपिंग्स थी उनके बीच के माइन्यूट डिफरेंसेस क्या क्या थे। सो सबसे पहले चिश्ती ऑर्डर की स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था एंड स्टेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, बट बहुत सारे आपके किंग इनकी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते थे और विजिट करते रहते थे, बट स्टेट से कभी पैसे या कोई और फैसिलिटी चिश्ती ऑर्डर वाले सूफी संत ने एक्सेप्ट नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके इनको विज़िट करने वालों में मोहम्मद बिन तुगलक विज़िट करते हैं। उसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक डिसिपल हैं जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि दिल्ली में काम करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में काम करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके दिल्ली में काम करते थे और इन्हीं के नाम को डेडिकेट करने के लिए कुतुब मीनार स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही एक और फेमस सूफी सेंट है निजामुद्दीन औलिया, जो आपको दिल्ली में औलिया दरगाह मिल जाएगी, या रॉकस्टार मूवी का फेमस गाना कुन फायकुन वहीं मिल जाएगा। AR रहमान आपके विजिट करते हैं, या और वैसे भी दरगाह सारे रिलीजन के लिए ओपन होती है और आपने नोटिस किया होगा वहाँ कव्वाली वगैरह भी बहुत होती है। सो उसी के साथ एक और फेमस सेंट थे चिराग दिल्ली। सो ये कुछ फेमस सेंट थे। अगर इनको एक रिवाइज करें तो बेसिक बात जो चिश्ती में आपको याद रखनी है कि सिंपल, ऑस्टर लाइफ और लोगों से हिंदी यानी हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्स करते थे। कोई भी टफ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे, लोकल डायलेक्ट इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा कभी भी जो स्टेट है, स्टेट से कोई पैट्रोनेज नहीं लिया। सिंपल सब म्यूज़िक का इस्तेमाल करते थे, समा क्रिएट करते थे। जैसे आप खाका में गए, म्यूज़िक के यूज़ से एक अच्छा फील क्रिएट किया और आपको एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी में ले गए जहाँ पे आपको अच्छा फील हुआ, एक रिलीफ हुआ। जैसे आपको पता होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, सौरो में हो, तो म्यूज़िक आपको रिलीफ देता है। तो इसलिए सूफी संत म्यूज़िक का यूज़ करते थे ताकि एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी में ले जाया जा सके। योग का इस्तेमाल करते थे, योगा एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते थे। सो कुछ फेमस सूफी संत की बात करें, फरुद्दीन गंजे शकर यानी बाबा फरीद भी कहते हैं इनको। सो बाबा फरीद इतने फेमस थे कि गुरु नानक देव इनको बहुत अच्छी हाईली एस्टीम में मानते थे और सिख रिलीजन से रिलेटेड जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के लिखी हुई बातों का मेंशन मिलता है। ऐसे निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हो गए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब हो गए, मोहम्मद बंदा नवाज हो गए, ये सारे सूफी संत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूरावर्दी की। तो ये पंजाब और मुल्तान वाले एरिया में थे। इनको फाउंड करने वाले थे शिहाबुद्दीन सूरावर्दी बगदाद में और इनको इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाले थे बहाउद्दीन जकानिया। इसके अलावा और फेमस हैं हामिदुद्दीन नगोरी, काफ़ी फेमस रहे हैं। अब इन सेक्ट की बात करें तो ये बिलीव करते थे स्टेट पैट्रोनेज में कि अगर राजा पैसा दे रहा है तो मना नहीं करना है, राजा अगर कोई पोजीशन दे रहा है तो बिल्कुल ले लेनी है। उनका कहना था कि अगर मिस्टिक खुद ही गरीब होगा तो जो लोग आते हैं उनके वहाँ खाका में उनकी हेल्प कैसे कर पाएगा। सो इनका बिलीव था कि स्टेट की सर्विसेज एक्सेप्ट करनी चाहिए, मेंटेनेंस ग्रांट एक्सेप्ट करनी चाहिए और एक्टिव पार्ट लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। सो ये डिफरेंस आ गया सूरावर्दी और चिश्ती सिलसिला में। देन कादरी ऑर्डर की बात करते हैं तो कादरी ऑर्डर नियामुद्दीन उल्ला कादरी ने स्टार्ट किया था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो इनके फॉलोवर हैं वो थे बाबर और दारा शिकोह। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी वहादत अल वजूद यानी यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या यूनिटी ऑफ बीइंग, यानी सब इक्वल हैं, गॉड और गॉड की क्रिएशन एक है, सिमिलर है। इसलिए
ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट को टोटली कंप्लीटली ये लोग डिसमिस करते थे। तो औरंगजेब की राय में कादरी ऑर्डर अपनी पैट्रोनेज लूज कर देता है। लास्ट जो हमने आज डिस्कस करना है वो नक्शबंदी सिलसिला है, जिसको फाउंड किया था बकी बिल्ला ने, और जो एक और फेमस सूफी संत है ख्वाजा उबाइदुल्ला अर्रयार। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। जैसे कादरी बहुत ज़्यादा लिबरल थे, ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ये बहुत सूफी संत और वो म्यूज़िक और इन सब से बहुत दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे म्यूज़िक की, और सिंपल हार्ड कोर ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे। इन्हीं के एक फेमस सूफी संत थे शेख अहमद सिरंदी, जिनका ये कहना था कि जो अकबर प्रैक्टिसेस फॉलो करता है वो गलत करता है, जो लिबरल चीज़ें करता है अकबर वो गलत करता है, यहाँ तक कि उसको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए और इसको दोबारा री इम्पोजिशन कर देना चाहिए जिजिया का। यानी जिजिया यानी एक टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लगता था। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में चला गया है, सारा फोकस आ गया है ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट पे। तो ये 4 मेजर आपके ऑर्डर्स थे। उसके अलावा कुछ छोटे और ऑर्डर थे, स्मॉल ऑर्डर्स जो ज़्यादा फेमस नहीं हुए बट अपने अपने एरिया में काफ़ी फेमस थे, जैसे रशानिया, महादवी, ऋषि, कलंदरिया, शतारी, ये सब अलग अलग डिफरेंस ऑर्डर हुए। सो बात करते हैं सूफ़ी और उलेमा। देखिए सूफ़ी और उलेमा बहुत ज़्यादा अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, क्योंकि सूफ़ी ओपन है, म्यूज़िक का यूज़ करते हैं, उलेमा बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। तो दोनों के बीच में टसल कॉन्फ्लिक्ट बहुत नेचुरल है, और बहुत सारे उलेमा जब भी पावरफुल होते थे सूफियों को एग्जीक्यूट करा देते थे। एंड जब सूफियों को लगा कि उलेमा से जीतना मुश्किल है तो थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी को, थोड़े से मेथड को सूफीज ने भी टिल्ट किया और उन्होंने उलेमास की कुछ कंडीशन एक्सेप्ट भी की। क्या सूफी कन्वर्जन्स कराते थे? यस करवाते थे। बहुत ज़्यादा नंबर में सूफीज़म ने कई जगह कन्वर्जन कराए हैं, कश्मीर से लेके। तो सूफ़ी एक्चुअल में एक इजी और एक सॉफ्ट पाथ देते थे कि हम लव की बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, आप इस्लाम ज्वाइन करिए, हम इस पे और बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और सब मिलजुल के रहेंगे। सो सूफ़ी एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा और एक सिंपल पाथ लोगों को दिखाते थे, तो लोग खुश होके बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते थे सूफीज़म में। अब सूफीज़म हमने पढ़ा तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है आज भी बहुत सारी जगहों में। जैसे जो लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे सूफीज़म के, उनका बहुत ज़्यादा फर्क आया भक्ति सेंत पे, राजाओं पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। राजाओं की लिबरल पॉलिसी के पीछे सूफी संत थे। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया वो सूफी संत ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उसके लिए। सारे रिलीजन में जो इक्वालिटी की लोग बात करते हैं वो सूफी संत की ही आइडियोलॉजीज है, भक्ति सेंट के ही दिमाग से आई हुई चीज़ें हैं। अकबर इतना ज़्यादा लिबरल था, आप लोगों को भी पता है, उसकी राजपूत वाइफ्स थी, या उसकी पॉलिसी काफ़ी बेटर थी बाकी रूलर्स से कंपैरिजन में। वो सिर्फ और सिर्फ सूफीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से थी। अकबर सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे। सलीम चिश्ती की यहाँ तक कि उन्होंने दरगाह भी बनवाई है, टूम भी बनवाई है फतेहपुर सीकरी में। उनकी चप्पल कैरी करते थे अकबर, सो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस हुआ मासेस पे। मेन एम जो अभी तक रिलीजन का था कि रिचुअल फॉलो करने चाहिए, और रिचुअल फॉलो करने से क्या होता है, एक डिस्टिंक्शन आ जाता है, एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। बट अब आप भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हो टोटली स्पिरिचुअली, अपने अंदर अपने आप को साफ रख के, क्लियरिटी रख के आप भगवान से अगर कनेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्टली गॉड से कनेक्टेड है और गॉड और इंडिविजुअल एक ही हैं। सो सूफीज़म ने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोला, हिंदू और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए बोला। सो सूफीज़म के बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस मिलते हैं आपको। यहाँ तक कि सूफ़ी म्यूज़िक, कव्वाली, ये सारी जो डेवलप हुए हैं, जो आज भी हम देखते हैं मूवीज़ में, जो है आपका
कुन फाया कुन से लेके और भर दो झोली मेरी, ये सब सूफी म्यूजिक है। तो सूफी एक्चुअल में एक भाव, एक फीलिंग है कि अपने से ज़्यादा दूसरे की बेटरमेंट के लिए सोचना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूफी, कि आप यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वालिटी, सब की बातें कर रहे हैं। रिलीजियस फॉर्मलिज्म और हिपोक्रेसी से दूर जाने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आई हैं, ये सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट का इन्फ्लुएंस है। सो काफी ज्यादा एलिमेंट्स थे सूफीज्म के। नेक्स्ट हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें हम भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे। तो सूफीज्म को हम सम अप करते हैं कि इस्लाम ऑर्थोडॉक्स जब हो गया था तो उसका एक करेक्टिव मेजर, एक स्पिन ऑफ आया जिसको सूफीज्म कहते हैं, जो इन इंटरनल स्पिरिचुअल ब्लिस की बात करता है, प्योरिटी की बात करता है, इंटरनल करेक्शन की बात करता है। और उसी की वर्किंग हमने एक्सप्लेन की, जैसे खानका का वर्किंग क्या थी, सूफी संत कैसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थे। ओवरऑल उनकी थिंकिंग एक ही थी, गोल एक ही था, बट वे ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग था। उसके बेसिस पे अलग अलग सिलसिला बने हुए थे। सो हमने सूफीज्म को टोटली सम अप किया है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी सूफीज्म में प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे ही एसोसिएटेड लगभग सेम लाइन पे बेस्ड भक्ति मूवमेंट में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सूफीज्म आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से, मेरी तरफ से एक अटेम्प्ट था कि आप लोगों को एक ऐसा लेक्चर दिया जाए जिसमें सूफीज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कवर कर दी जाए। सो होप आप लोगों को ये पसंद आया। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्री लेक्चर्स के लिए, और फ्री लेक्चर्स के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को लिए चाहिए, सो जो नंबर है, नंबर हम बता ही चुके हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। एक बार दोबारा नंबर मैं रिपीट कर लेता हूँ। टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, देखिए घर में पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे बहुत लोग तैयारी करते हैं, बट जो कोचिंग आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है वो आपकी हेल्प करती है। तो नंबर है आपका 8076535685। एंड अभी जैसे हम एक सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, या सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप कोचिंग में पढ़ेंगे या आप डेडिकेटेड प्रॉपर कोर्स बना के दिया जाएगा आपको, रिवीजन के लिए, क्वेश्चंस के लिए, क्विजेस, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इवन अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर नोटिफिकेशन आपको सारे यहीं पे मिल जाएंगे। सो ओके, इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।